तो जी खत्म हुआ जापान और नीदरलैंड का ये मैच 2-2 का ड्रॉ रहा। और कहीं ना कहीं जापान से जो उम्मीदें थी कि सामने झुकेंगी तो नहीं ये, क्योंकि बहुत ही अच्छा फुटबॉल ये खेल के आ रहे हैं और वही होता हुआ दिखा। 2-2 का ड्रॉ खेला इन्होंने। एक की रैंकिंग 8 थी, एक की रैंकिंग 18 थी। वैन डाइक ने 50वें मिनट पे गोल मारा, समरवेले ने 64 मिनट पे, नाकामूरा ने 57 मिनट पे, और कमाडा का वो इक्वलाइजर जिसकी वजह से 2-2 की स्कोर लाइन रही वो आई कमाडा से 88 मिनट पे। अगर हम मैच स्टैट्स की कुछ बात करें तो पहले तो ओवरऑल बात करते, देखिए शुरुआत में तो ऐसा लगा कि क्या कहते हैं, जापान आए ही नहीं, क्योंकि ना मिटोमा थे और ना ही उनके मतलब दो मेन खिलाड़ियों के बिना खेल ली थी जापान। ना मिटोमा थे वहां पे, मिटोमा क्योंकि इंजर्ड है, ना एंडो थे। और जब ये दोनों खिलाड़ी नहीं होते तो बहुत ही ज्यादा एवरेज दिखी। शुरुआत के 15-20 मिनट तो ऐसा लगा कि जापान आई ही नहीं है, गायब सी हो गई है, पूरा चढ़ के खेल ली थी नीदरलैंड। उसके बाद बहुत बचते 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 एक हाफ पूरा ये बचे। और इसलिए नहीं बचे क्योंकि जापान बहुत अच्छा खेली थी, इसलिए बचे क्योंकि नीदरलैंड बहुत खराब खेल ली थी। उसके बाद सेकेंड हाफ चालू हुआ, वैन डाइक का एक हेडर पे गोल आया, देन उसके बाद नाकामुरा ने दो मुश्किल से 5 या 6 मिनट हुए होंगे अपना इक्वलाइजर दागा। देन उसके बाद समरवेले ने अपना पहले ही वर्ल्ड कप में पहले ही मैच में इंटरनेशनल मैच में 64 मिनट पे गोल दागा। देन उसके बाद सब्स्टिट्यूशन हुआ 67 मिनट पे ईटो का, जो 33 साल के हैं। एंड देन ईटो के सब्स्टिट्यूशन के बाद से पूरा गेम का रुख चेंज हो गया, क्योंकि ईटो आए, पूरा मिडफील्ड का इंजन चेंज हो गया और जापान एक तरीके से वापस से चढ़ने लगी नीदरलैंड पे एक सिंगल प्लेयर की वजह से। ईटो का सब्स्टिट्यूशन मैच टर्निंग पॉइंट था। एंड देन उसी का रिवॉर्ड था कि वो इतना ज्यादा थ्रेट बनने लगा कि कमाडा का एंड में एक सेट पीस कॉर्नर पे गोल आया। अगर हम कुछ मैच स्टैट्स की बात कर लेना तो ये था कुछ मैच स्टैट। अगर बॉल पोजेशन की बात करें तो 60% बॉल पोजेशन यहाँ पे नीदरलैंड ने रखा था, 40% जो है जापान ने रखा था। 67 मतलब 0.79 एक्सपेक्टेड गोल था और 0.54 एक्सपेक्टेड गोल जापान का था। वही है कि दोनों टीमें डिफेंस को ज्यादा प्रायोरिटी देती हैं। उसके बाद टोटल शॉट की बात करें तो टोटल तो शॉट दोनों के 10-10 रहे, शॉट ऑन टारगेट 6-3, टचेज इन अ पोजीशन बॉक्स 33 और 19, बिग चांसेस 1-0, और 88 एक्यूरेट पासेस, 84 एक्यूरेट पासेस, 3 येलो कार्ड्स। एंड आप कह सकते हो कि 3 येलो कार्ड्स थे। एंड हाँ, 5-4 कॉर्नर्स थे। एक्सपेक्टेड गोल पे थोड़ा सा आ जाए तो दोनों ही टीमें जब डिफेंसिव माइंडसेट की होती तो उतना गोल नहीं आ पाता है, और वही हुआ, गोल नहीं आ पाया। 0.79 यहाँ पे एक्सजी रही, 0.54 यहाँ पे जापान की एक्सजी रही। ओपन प्ले से 0.08, बट सेट पीस पे जो खतरा था, मतलब जापान के प्लेयर छोटे छोटे थे, डिफेंड करने में था, अटैक करने में उन्होंने उस चीज को भुनाया और 0.37 ओपन प्ले गोल के साथ इक्वलाइज किया। फिर अगर हम शॉट्स पे आ जाएं तो 10 शॉट्स लिए, 3 शॉट ऑफ टारगेट थे, जापान के 6 शॉट ऑफ टारगेट थे क्योंकि शुरुआत में कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। देन उधर शॉट ऑन टारगेट 6-3 रहा, नीदरलैंड यहाँ भी चढ़ी। ब्लॉक शॉट एक एक दोनों ने शॉट ब्लॉक किया, वुडवर्क पे नहीं लगवा कोई भी शॉट, कोई भी टीम ने वुडवर्क पे नहीं मारा। और शॉट इनसाइड द बॉक्स 10 और 6 रहा, 10 और 6। एंड शॉट आउटसाइड द बॉक्स रहा 4 और 0, 4 और 0, जो कि 4 था जापान का और 0 था नीदरलैंड्स का। फिर अगर हम बात करें ना पासेज और डिफेंस की तो 525 पासेज रहे और 342 पासेज जापान के रहे। फिर एक्यूरेट पासेज 88% थे 464 के साथ। वहीं 287 84 पासेज के साथ जापान के था। पासेज ओन हाफ में 151 पासेज हुए, जापान के 118। तो वही दिखा रहे किसने कितना बैक पास किया। 313 ऑपोजिशन ऑफ 169। फिर एक्यूरेट लॉन्ग बॉल 47%, 37%। एक्यूरेट क्रॉसेज जो थी 26 और 38। थ्रो इन जो था 21 और 19। एंड टचेज इन अपोजिशन बॉक्स 33 एंड 19 रहा। टैकल की अगर हम बात कर लें तो 11-11 टैकल दोनों ने मारे। इंटरसेप्शन 7 बार इंटरसेप्शन जो था वो नीदरलैंड्स ने किया, 4 बार जो है
वो जापान ने किया। ब्लॉक अगर देखें तो 0-1 का ब्लॉक रहा, 0 ब्लॉक से यहाँ पे नीदरलैंड ने किया और 1 ब्लॉक वहाँ पे जापान ने किया। क्लियरेंस 22 क्लियरेंस नीदरलैंड की, 33 क्लियरेंस जापान की। कीपर ने एक सेव किया वेटबर्जन ने, लेकिन जापान के जो गोलकीपर थे सुजुकी, उन्होंने 4 मेजर सेव्स किए, 4 मेजर। अब शुरुआत में मालिन का 6 या 7 मिनट पे वो शॉट था। फिर अगर हम डुएल्स की बात कर लें तो 44 डुएल्स यहाँ पे वैन डाइक ने जीते, या आप कह सकते हो नीदरलैंड ने जीते। 28 यहाँ पे जो है जापान थी। ग्राउंड डुएल 24%, 21%, एरियल डुएल 27, 20 मतलब 20 जो था वो नीदरलैंड्स का था और 7 जो था वो जापान का। सक्सेसफुल ड्रिबल 50% जो सक्सेसफुल ड्रिबल था वो नीदरलैंड का रहा, और 33 और 3 सक्सेसफुल ड्रिबल जो थे वो जापान के थे। फिर हम अगर बात करें तो सबसे अच्छे प्लेयर आज फुटमॉब रेटिंग के हिसाब से ग्रेवन बर्च रहे, उसके बाद कमाडा रहे, नाकामूरा रहे, जिन्होंने दोनों गोल मारा। बट मेरे ख्याल से जो सबसे आउटस्टैंडिंग प्लेयर निकल के आया था वो था ईटो, जिसका 66 मिनट पे सब्स्टिट्यूशन हुआ, और इसी के साथ वर्बंजन ने जो है यहाँ पे 2 गोल कंसीड किए, एंड जिसकी वजह से जो है ड्रॉ हो गया। अगर हम बात कर लें 81 मिनट ग्रेवेनबर्च ने खेला, 0 गोल लेकिन 2 असिस्ट किए। वहीं अगर कमाडा की बात करें तो 1 गोल मारा उन्होंने, नाकामूरा ने भी फुल 90 मिनट में 1 गोल मारा। और डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन आप इनके स्ट्राइकर के देखिए, मतलब 5 और 4 इतना ज्यादा ट्रैक बैक करने जाते हैं, तो वो वाली बात है। इसी के साथ टॉप 5 प्लेयर की अगर आप बात करेंगे तो ग्रेवेनबर्च, कमाडा, नाकामूरा, वैन डाइक और फ्रैंकी डिजोंग रहे। तो इसी के साथ ये एनालिसिस समाप्त करते हैं। और आपको क्या लगा कि गेम चेंजिंग पॉइंट क्या था, और आप कितना आप देखते हो एशियाई टीम जो है ये जापान की एशियाई प्राइड को ग्लोबल लेवल पे ले जाने में? 2-2 का ड्रॉ खेला, और देखते हैं जापान कहाँ तक पहुंचती है। राउंड ऑफ 16 अगर एक मैच और जीत जाते हैं तो लगभग लगभग क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमेशा राउंड ऑफ 16 से बाहर हो जाते हैं, वहां इनको अच्छा गेम दिखाना पड़ेगा। फिलहाल के लिए खत्म करते हैं। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और ऐसी पोस्ट एनालिसिस के लिए कमेंट और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।